चलिए, सो गुड आफ्टरनून। आज हम अपने फोर्थ लेक्चर में केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस, ठीक है, अम्ल व क्षार। अभी तक हमने फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन, सेकेंड डे हमारा मैटर का फिजिकल स्टेट यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा पदार्थ की रासायनिक अवस्था और विलयन। अब आज हम पढ़ेंगे अम्ल। ठीक, तो अम्ल क्या है एक बेसिकली समझिए। आपने सुने होंगे नाम HCl, H2SO4 सुना, ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक अवयवों से मिलकर बने हुए लिक्विड या विलयन क्या है? ये अम्ल हैं। अब इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके गुण क्या है, इनके उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है, हम इन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए अम्ल। बोलूं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो अम्ल शब्द है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक, ये जो अम्ल शब्द है ये किस भाषा का है? ठीक है, अधिकतर अपन ने केमिस्ट्री अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े सब में ये पूछा गया है कि ये किस भाषा का है, किस भाषा से संबंधित है। तो लिखिए अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एकर, ACCRE, एकर अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एकर, जिसका शाब्दिक अर्थ है खट्टा। क्या? खट्टा मतलब ये एक स्वाद है। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, ये सब क्या होते हैं? एक स्वाद होते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी भाषा में समझिए, अम्ल होता है कैसा? खट्टा। क्षार कैसा होता है? कड़वा व तीखा। ठीक है, और लवण कैसे होते हैं? नमकीन की तरह, यानी उनमें इन दोनों के गुण थोड़ी थोड़ी पाए जाते हैं, वो हम समझेंगे कैसे। ठीक, आइए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। जब इन पदार्थों को जलीय विलयन में अभिक्रिया कराई जाती है, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या देते हैं? H धनायन। क्या देते हैं? या H आयन देते हैं। सर अगर ये H आयन देते हैं तो क्षार क्या देता है? तो क्षार देता है बेटा OH ऋणायन। ये इनकी छोटी सी पहचान होती है। ठीक है, ये इनकी छोटी सी पहचान होती है। ये साथ में वो अलग से पढ़ाऊंगा अभी मैं, लेकिन साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इनका अंतर। ठीक है, लिखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ का या को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू इंक से। इसके बाद लिख लिए ये पदार्थ, हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा पदार्थ? अम्ल की बात कर रहे हैं ना। लिखिए ये पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। क्या देते हैं? H धनायन। देखिए मैंने आपको बताया था HCl क्या है? एक अम्ल है। HCl क्या है? एक अम्ल है। इसमें लिखा हुआ है जलीय विलयन में, काहे में? एक्वा, यानी जलीय विलयन में। काहे में? जलीय विलयन में। ये क्या देता है? H आयन। तो इन्होंने क्या किया? HCl का H यहां आया और Cl का ऋणायन वाला पोर्शन यहां पर आया, तो ये क्या हो गया? ये नोट डाउन कीजिए, इसका एग्जांपल है ये। अच्छा, जैसे मैंने समझाया आपको ये H धनायन, ठीक है, अगर हमारे क्षार होता तो क्या होता? देखिए एक एग्जांपल उसका देखिए,
ये आपके क्षार का उदाहरण कहलाएगा। मैंने क्या बोला था, ये क्या देता है, अम्ल क्या देता है, H धनायन, और क्षार क्या देता है, OH। ओके, अब समझ में आ गया बेसिक से अंतर। कभी भी कोई पूछता है इसको देख के समझ सकते हो, आप समझ जाओगे पक्का। तो हमने लिखा H2SO4। बताइए फिर ये क्या है, अम्ल है या क्षार है? क्योंकि इसमें तो सर H भी दिख रहा है और O भी दिख रहा है। अब नहीं, ये अम्ल के अंतर्गत आएगा, क्षार के अंतर्गत आएगा। देखिए जब ये साथ में हो, अधिकतर मोस्टली आप देखिएगा ये दोनों आपको अक्सर साथ में ही मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर ये अलग अलग है ना, हम उदाहरण से आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए अम्ल के परिभाषा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, हम इसके उदाहरण पर आते हैं। अम्लों के प्रमुख उदाहरण लिखिए। जहां भी डाउट आए, समझ में ना आए, तुरंत पूछिएगा, ठीक है। देखिए अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल, शीतल पेय मतलब ठंडा जल। जो शब्द मैं बोलूं समझ में ना आए तुरंत आप वहां पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नींबू व कई फलों में एस्कार्बिक अम्ल, जैसे संतरा, मौसम्मी, नींबू, आंवला, ठीक है ना। संतरे व नींबू में साइट्रिक अम्ल, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है। चाय में टैकीन अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको कभी भी अगर पहचानने में आए तो HCl क्या है, एक अम्ल है। H2CO3 क्या है, एक अम्ल है। एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HNO3, H2SO4, ये सारे क्या हो गए, आपके अम्ल हो गए। और मैंने यही प्रश्न आपसे पूछ दिया था, ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। कभी कोई डाउट अब इसमें आएगा। अम्ल में रिएक्शन के बाद क्या जाता है, H धनायन। क्षार में क्या जाता है, OH ऋणायन। अंडरस्टैंड, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कीजिए, एग्जाम्पल्स इसके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और अगर आप लोग की जो भी चीज नोट डाउन नहीं हो पाती हैं तो अब आप लोग घबराना नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं PDF सेंड करूंगा, ठीक है। और क्लास में बैठे जो बच्चे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा या टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को ये चीजें भेजूंगा, ठीक है ना। जो नहीं लिख पाए उसमें टेंशन लेने का नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो PDF भेज रहा हूं उसको पढ़ना। क्या समझे बात को? ऐसा नहीं कि मोबाइल में पहुंची और मोबाइल में पड़ी हुई है। एक कहानी सुनाई थी ना, याद है वो वाली, कि PDF सब को का है और PDF पढ़े न कोई, जो बनावे PDF से नोट्स सो भला को होए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नोट डाउन कर लिया? हाँ, आराम से कर लीजिए। जो भी समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाऊं क्या? चलिए, टाइम लग रहा है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा ये चीजें, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने परिभाषा समझी, अब हम समझेंगे इसके प्रकार, ठीक है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई अम्ल होता है उसमें H धनायन या प्रोटॉन को वह दूसरे पदार्थ को दे सकता है, ओके। तो अब हम यहां समझते हैं, एक होता है हाइड्रोजनी अम्ल, कौन सा? दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल, कौन सा? जैसा कि नाम है हाइड्रोजनी, यानी इसका मतलब इस अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं,
व ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजनी अम्ल। इसका मतलब इसमें किसकी उपस्थिति होगी? हाइड्रोजन्स की। सर तो दूसरे वाले का नाम ऑक्सी अम्ल है, तो क्या इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, हाइड्रोजन की नहीं होगी? नहीं, इसमें दोनों की होगी। ओके, याद रखिएगा, हाइड्रोजनी में सिर्फ हाइड्रोजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। लेकिन हमारे ऑक्सी अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होंगे। नोट डाउन कीजिए, हाइड्रोजनी अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति, ठीक है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति है ना, और ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति रहती है, हाइड्रोजनी अम्ल कहलाते हैं। अगर गलती से मिस्टेक हो गई हो तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति होती है व ऑक्सीजन परमाणु की अनुपस्थिति होती है, हाइड्रोजनी अम्ल कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझिए, यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है? HCl, यानी यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, इसका फुल नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है? HCN, हमें यहां पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या है? HBr, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ओके, दूसरा लिखिए, इसे एग्जांपल लिख लीजिए इसके आप लोग, एग्जांपल लिखिए, पहला HCl, दूसरा HCN, तीसरा HBr। लिखिए बेटा, क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव के लिए हम पेपर में बैठते हैं, देखिए जब भी हम पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पे ना हमें बेसिक से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वैसे जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर में आपका आता है मोस्टली कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में ये कौन सा आयन देगा, यानी H धनायन देगा या OH ऋणायन देगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस कौन से आते हैं? फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फलों में, सिरका में, यानी किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दूसरे टाइप के इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये आए हैं लिटमस पेपर वाले क्वेश्चन, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। लेकिन हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखिए आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में, ओके, या मैं कह रहा हूँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। अभी आसपास ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कॉमन ग्रेजुएट्स एग्जाम हो, और हमारा फोकस क्या है? कॉमन ग्रेजुएट्स, यानी जिस एग्जाम को हर कोई दे सके, ठीक है। स्पेशल बैच विधानसभा या हमारे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो भी हैं वो तो रेगुलर चल ही रहे हैं। आप लोग को मैं फुल स्टडी के साथ एक एक चीजें पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर NCERT की 6 to लेके 10 तक के सिलेबस में जितनी साइंस है वो साइंस का एक एक एग्जाम्पल आपको उठा उठा के ला रहा हूँ। अब पढ़ना आपका काम है, ठीक है ना। मटेरियल ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय में पढ़िए, देख के डरिए मत, ठीक है ना। परीक्षा देने जाओगे तो सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। अब जैसे अभी वैकेंसी आनी शुरू हो गई है, अब उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके एग्जाम निकल जाएंगे। क्यों? अब तक वो इस इंतजार में थे कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, पढ़ना शुरू करेंगे। वैकेंसी आने के बाद कभी पढ़ाई नहीं होती है। सिलेक्शन उसी का होता है जो निरंतर पढ़ाई करता है, ठीक है ना। आप लोग निरंतर पढ़ाई कीजिए, आपने पढ़ा है आपको नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए, ऑक्सी अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन, जिन अम्लों में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, जिन अम्लों में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों ही परमाणु उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। बेसिक डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है, कहां गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो क्या है? हाइड्रोक्सी अम्ल बेटा। और जिसमें दोनों होते हैं वो क्या है? चलिए अब इसके एग्जांपल लिखिए। मैंने यहां क्या समझाया था? HCN,
HCl, यानी यहां पर सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन उपस्थित था। अब यहां पर आ गया H2SO4, यानी यहां हाइड्रोजन भी है और यहां पर ऑक्सीजन भी है। लिख लीजिए, पहचान जाएंगे अब कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। लिखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? लिख गया? आकाश लिख गया बेटा? आइए, हमने पढ़ा अम्ल की परिभाषा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अम्ल की। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब अम्ल के, अच्छा सुनिए आप लोग, ये आप लोगों ने पढ़ा कि अम्ल की परिभाषा होती है, एक हाइड्रोजन अम्ल होता है, एक ऑक्सीजन अम्ल होता है। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, दो एग्जाम्पल में पूछे गए हैं कुछ पेपर में, उन्हें भी थोड़ा सा लिख लीजिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, कौन कौन से? प्रबल और दुर्बल। लिखिए प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रबल अम्ल, इसका मतलब ऐसे अम्ल, लिखिए ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत, ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आयनीकृत हो जाते हैं एवं बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। लिखिए ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं वह बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या? आयनीकृत होना और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देना। तो ये दुर्बल है, ये क्या है? तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी यह पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे। लिखिए दुर्बल अम्ल, बगल बगल में लिख रहे हो ना, बगल बगल में कि सीधी परिभाषा लिख रहे हो? कैसा लिख रहे हो? सीधी मतलब आप ये हेडिंग डाल के परिभाषा लिखी है या बीच में डंडा लगा के डिफरेंस टाइप में परिभाषा? तो पहले इसका पूरा लिख लीजिए। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। लिखिए ये बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। देखिए आपको शब्दों से ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैं कंपेयर करके इसलिए पढ़ाता हूं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए तुरंत, ठीक है ना। ये पूर्णतः आयनीकृत होते हैं तो ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे। ये बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो बनी बात है ये बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। इसका नाम है प्रबल, यानी ये बड़ी, प्रबल यानी हैवी, तो ये तीव्र अभिक्रिया करेगा। कैसी अभिक्रिया करेगा? लिखिए प्रबल अम्ल तीव्र अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो बनी बात है ये मंद अभिक्रिया करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए इसके प्रबल अम्ल के, लिखिए एग्जाम्पल HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, H2SO3। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिखवाने की आवश्यकता है कि दोबारा से? H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लिखवाने की आवश्यकता है क्या? HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। लिखवाने की आवश्यकता है कैसे? नहीं। H2CO3 नया लिखवाया तो लिखिए कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3
H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। आखिरी क्या लिखवाया, H2SO3 ना। लिखिए सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल लिख गया कि लिख के दिखाऊं? देखो बेटा यहां आकाश जी देखिए, लिख गया सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल पे आ जाइए। तो दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होगी, जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे या आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे। ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो बहुत कम मात्रा में आयनीकृत होंगे, तो हम इसे क्या लिख देंगे, आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे। ठीक है, अगला लिखिए मंद अभिक्रिया होगी। सीधी बात है, इसका ठीक उल्टा। ये क्या था, पूर्णतः आयनीकृत, तो ये आंशिक रूप से आयनीकृत। इन्होंने बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन दिया तो इन्होंने कम मात्रा में दिया। ये तीव्र अभिक्रिया होगी तो ये मंद अभिक्रिया होगी। लिख लीजिए, इसके उदाहरण लिखिए। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। लिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब यहां से प्रश्न आते हैं। ये जो चैप्टर है अम्लों के गुण, देखिए परिभाषा हमें इसलिए पढ़नी होती है ताकि हम चीजों को समझ सकें कि ये वास्तविकता में है क्या। ठीक है, शायद खुदा ना खास्ता कभी परिभाषा पूछ दी। ठीक है, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए वही आते हैं, या तो आपके उससे गुण पूछ देंगे, अम्ल या क्षार के गुण पूछ देंगे, इसका पीएच मान इतना है तो ये अम्ल है या क्षार है, या तो इसमें क्या पूछ देंगे कि इस वाले अम्ल में, ठीक है, कौन से फल में ये अम्ल होगा या कौन से खाद्य में ये अम्ल होगा, दांतों में कौन सा अम्ल जाता है तो दांत सड़ जाते हैं। बहुत बेसिक से उदाहरण आते हैं प्रश्न के, तो हम इसमें क्या करेंगे, थ्योरी कम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जब भी क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आता है। आप चाहे एसएससी के एग्जाम दीजिए, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, ठीक है, आप व्यापम का दीजिए, पीएससी दीजिए या यूपीएससी दीजिए, एनडीए अगर आप वो भी देते हो, सीडीएस, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे जिसमें साइंस की केमिस्ट्री है वहां पर ये बेसिकली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के गुण, पहला लिखिए स्वाद। क्या बेटा, मैंने आपको बताया था ये किस शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के एकर शब्द से, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, कहां कहां हमने देखा कि ये खट्टा होता है, हमने कच्चे फल खाए, जैसे अपन ने आम खाया कच्चा, कैसा लगता है, खट्टा लगता है। हमने नींबू पका खाओ या कच्चा खाओ वो खट्टा ही लगता है। ठीक है, सिरका, आपने कभी रात का या दूध या पुराना दूध पिया होगा, बासा दूध, तो उसमें हल्का खट्टापन आ जाता है। ठीक है ना, क्यों आ जाता है, कोई अम्ल उसमें जमने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना, एक लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, होता है। ठीक है, तो ये अब हम कह सकते हैं कि इनका स्वाद खट्टा होता है। अच्छा एक बात सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने बहुत सुना होगा तनु विलयन और सांद्र विलयन, नाम तो सुने होंगे। तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, सुना है कि नहीं सुना, बताओ है? तनु विलयन सांद्र विलयन नहीं सुना, ठीक है, पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अम्ल की लिखिए धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लिख गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी किसी धातु के साथ जब हम अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या मुक्त होता है, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पर क्या मुक्त होती है,
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल बताया था नोट्स कैसे बनाने हैं, वैसे ही बना रहे हो। दिखाओ आप कैसे बनाते हो नोट्स। कोई बात नहीं, देखिए आपको एक तरीका है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पेन दिखाइए, नहीं रखे रही उधर ही। यहाँ पे एक लिखा, दूसरा जैसे आपका एक लाइन पूरी हो गई यहाँ पर, अब यहाँ से मत लिखो, नीचे से लिखो। और वर्ड के नीचे वर्ड, वर्ड के नीचे वर्ड, ऐसे आड़े टेढ़े मत लिखो। क्या होता है, हैंड राइटिंग हमारी खराब होती नहीं, हम बनाते हैं उसे हैंड राइटिंग खराब को, है ना। जैसे ये लिखा आपने, ये लिखा, ये एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। उसके नीचे मतलब एक के नीचे एक आइए, है ना। ऐसे में क्या आप क्या लिख के जा रहे हो, घर पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। फिर आप किताब से नई मार्केट जाओगे और नई किताब लेके आओगे मार्केट से, फालतू खर्चा है ना। हम सिलेक्शन लेने आए हैं और सिलेक्शन हमारा होगा पढ़ने से। पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे। तो आपको जब मैं एक एक चीज़ में बुक से ही तो आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने कहाँ से पढ़ा, बुक्स से। मैं आपको बुक्स की चीज़ें ला के यहाँ पे दिखाता हूँ और आपको बुक्स से पढ़ाता हूँ। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए जो आप घर पे जाके पढ़ सकें, है ना। कोई भी हो, आप में कोई भी हो, सभी के सभी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए जरा, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो शब्द के नीचे शब्द लिखे रहते हैं तो सुंदर लगते हैं देखने में। अभी अगर ये ऐसा लिखा होता कि बिल्कुल ये सटा के लिखी होती है, फैला के लिखी होती है, ऊपर नीचे आड़े टेढ़े, तो वो खराब लगते ना। लेकिन उसको जमा के लिखा जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपसे बोला था प्रश्न आते हैं नीले लिटमस लाल लिटमस वाले, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप लोग एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, ऐसे एक टेबल बनाइए। उसमें आपको मैं 3 चीज लिखवाऊंगा, 1 2 3। बस ये दो कॉलम वाली टेबल बनाइए, ऐसे 3 कॉलम वाली। इसमें आपको मैं 3 चीजें लिखवाऊंगा। अब मैं इसमें आपको क्या लिखवाने वाला हूं ये समझिए पहले, ठीक है। जो अम्ल होता है, ठीक है, क्या अम्ल, जब अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है ना, लिटमस पेपर में हम अम्ल को डालते हैं तो वह किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का। किसमें, यानी नीले लिटमस में जब हम अम्ल को डालते हैं तो वो कैसा होता है, लाल। बड़ा जादूगर है यार ये, कि नीले लिटमस में डालो और कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहां लिखिए नीला लिटमस, ठीक है। और यहां लिखेंगे आप, देखिए इधर पे लिख दो रंग, यहां लिख देंगे लाल पहला। तो नीले लिटमस में कैसा हो जाता है, लाल। हमारे पास एक मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या होता है, तो यहां लिखिए मिथाइल ऑरेंज। सेकंड नंबर पे लिखिए मिथाइल ऑरेंज। अब बताओ अभिक्रिया कर रहा है संतरे जैसी चीज के साथ, और फाइनली आंसर क्या आ रहा है, यहां लिखिए लाल, ठीक है। तो नीले लिटमस के साथ कैसा होता है, लाल। मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा होता है, लाल। तीसरा लिखिए फिनोप्थेलीन, छोटी फी बड़ा ना आधा फा थे, हाँ फिनोप्थेलीन। ये देखिए फी नॉप थे लीन, फिनोप्थेलीन। अच्छा, ये महाशय इनसे भी बेशरम निकले। इनके साथ अगर अम्ल मिला तो वो रंगहीन हो जाएगा, तो लिखिए रंगहीन, ठीक है। ये छोटी सी टेबल आप याद रखिएगा, कई बार मोस्टली वैसे अधिकतम प्रश्न पूछा गया है नीले लिटमस वाला, ठीक है। लेकिन 2 आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिए कि शायद इनसे ही प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, प्रॉपर टेबल प्रॉपर बना ली इसकी छोटी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं या जल बनाते हैं। तो लिखिए जब अम्ल महोदय को हम अम्ल महोदय को हमारे किसके साथ मिलाते हैं, क्षार के साथ। किसके साथ, किसके साथ बेटा, तो वो क्या बनाते हैं, लवण व जल। क्या बनाते हैं, चलिए समझ में आ रहा है प्रॉपर एक एक चीज। जहां भी लगे कि सर जरा सा भी डिस्टर्ब हो रहा है, ये आपको टेबल बनवा रहा था मैं, ये वाली लिख लिया प्रॉपर। लिटमस में कैसा होगा, लाल। फिनोप्थेलीन में रंग रहित, मिथाइल ऑरेंज में लाल, ओके। अम्लों के उपयोग, हेडिंग डालिए अम्लों के उपयोग।
आकाश बाबू, एक ही चीज समझ में आ रही है? फर्स्ट ईयर में हो इसका मतलब ये मत समझना कि समय बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी जो हमारे ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ गई, 6 नवंबर को सब इंजीनियर का एग्जाम है। हाँ डाल लीजिए। और अभी एक और वैकेंसी आई मध्य प्रदेश विधानसभा की। जब एग्जाम सामने आ जाता है ना, तब फिर हमें ये लगता है हमने अब तैयारी पूरी नहीं की होती है, तो ये लगता है कि अरे यार अब हम क्या करें, है ना। तो ऐसी स्थिति मत बनने दीजिए, पढ़ाई को प्रॉपर कीजिए। आपके कितने विषय हैं बताइए, कितने विषय आपको व्यापम में पढ़ने, जो आप पेपर की तैयारी करने आए हो, किन किन विषयों की दम पर आ गए यहाँ? हाँ क्या पढ़ते हैं बताइए? हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, और हाँ रीजनिंग पढ़ती हैं आप, और मैथ्स पढ़ते हैं, और बताइए? मैथ्स, जियोग्राफी आप पढ़ती हैं। साइंस, साइंस में क्या क्या पढ़ते हो बेटा? साइंस में आपने पढ़ी होगी बायो, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, और फिजिक्स पढ़ी होगी। और क्या है आपको एग्जाम में आता है जो व्यापम में? काय की तैयारी कर रहे हो, व्यापम कर रहे हो ना? हिंदी पढ़ी कभी? और क्या व्यापम में आता है इसके अलावा? इंग्लिश। हाँ, और क्या आता है व्यापम में? कंप्यूटर। ये आपके, अभी आपने इसका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं लिखा। अगर मध्य प्रदेश में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो MP बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये आप लोगों का उतना मेजर पोर्शन नहीं है अगर आप कॉमन ग्रेजुएट्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ MPSI की कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आपका टारगेट MPSI है, MPSI में सब कुछ आएगा A to Z, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो ना आए। उसमें आपका अलग से स्पोर्ट्स आएगा। क्या आएगा अभी इसमें? उसमें आपका एनवायरमेंट भी आ जाता है। क्या आ जाता है? उसमें आपका करंट अफेयर भी आता है। क्या आता है? लेकिन हाँ उसमें अच्छी बात यह है कि 70 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, ये जो मैथ रीजनिंग महोदय हैं ये 45 से 50 नंबर की, कितने की, और बाकी सारी चीजें MP, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, ये सब कुछ मिला के आता है 50 से 55 नंबर का, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है। ये आपका सिलेबस है। अब वहीं पे जो आपने सुने होंगे अभी वैकेंसी आई है एक ऑडिटर वाली, ऐसी बहुत सी वैकेंसी कुछ आती है, ऐसे बीकॉम किया हो किसी ने, तो फिर 100 नंबर का आ जाता है बीकॉम वाला सिलेबस, बाकी 100 नंबर में ये महोदय आएंगे पूरे। तो फिर वहाँ पे ये बड़े बड़े बेटे हट जाते हैं ये, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। ये एनवायरमेंट हट जाएगा, स्पोर्ट्स MP रहेगा, लेकिन MP तो जान है। मध्य प्रदेश में कोई सी भी परीक्षा निकालनी, मध्य प्रदेश तो उसकी जान है। और संसार की कोई सी परीक्षा निकालनी, मैथ रीजनिंग उसकी जान है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैथ रीजनिंग हिंदी हर पेपर में आता है। मैथ रीजनिंग हिंदी किसी पेपर में ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, ठीक है। इंग्लिश आपके बहुत से पेपर में नहीं आती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका सिलेक्शन किस पेपर में होना। भाई आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा और पता चला आपका SI में आप एकदम जूझ गए, वही आपको बनना है, तो वहां भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इतने सारे विषय हैं, इन सभी विषयों को प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स खरीदिए इनकी, ठीक है। नोट्स जो भी बनवाए जाते हैं, अगर आपको लग रहा है शिक्षक आपके अच्छे नोट्स बनवा रहा है तो उसको अच्छे से बनाइए। जो PDF यहाँ से मैं आपको भेजूंगा इसका मान रखो, मतलब इसको थोड़ा सा लिखो, कुछ मेहनत करो, ठीक है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग की, ठीक है। पहला क्या है जिसमें? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके लगभग फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये 8 अलग अलग अम्लों के मैं एग्जाम्पल आप लोगों को तैयार करके लेके आया हूं, ठीक है। अब इसका समझिए आप लोग, सबको दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है। चलिए पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल लाइफ हो जाएगी। एसिटिक अम्ल कौन सा? सिरका, ठीक है। खाद्य
पदार्थों में प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसीटोन बनाने में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? ये प्रश्न आते हैं आपके व्यापम के पेपर्स में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर में, तो हेडिंग डालिए एसिटिक अम्ल, लिखिए इसका प्रयोग सिरका के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? पहला सिरका के निर्माण में, ठीक है। दूसरा लिखिए खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में। प्रसंस्करण में या फूड प्रोसेसिंग में। लिख गया। अगला लिखिए एसीटोन बनाने में। इसके बाद हेडिंग डालिए बेंजोइक अम्ल। अम्ल जी, एसिटिक अम्ल के आगे लिखना हो तो उसका ये छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। बेंजोइक अम्ल हम किसी भी, समझिए यहां पे, किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना होता है जब काफी दिनों के लिए या काफी समय के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है? बेंजोइक अम्ल से। लिख लीजिए खाद्य पदार्थों को संरक्षित या संरक्षण देने हेतु सिट्रिक अम्ल, C6H8O7, C6H8O7, ठीक है ना। धातुओं को साफ करने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल का। लिख लीजिए धातुओं को साफ करने के लिए। एक छोटी सी हेडिंग डालिए, वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए कहीं पर भी। ये रुकिए, ये हानि अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी लिख लीजिए कपड़ा उद्योग। एक्चुअली कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग दो ऐसे उद्योग है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उनका मैं आपको अलग से एक टेबल बनवा दूंगा नीचे, ठीक है। फार्मिक अम्ल, आपने देखा होगा मार्केट में, सुना होगा कश्मीर से सेब आए, ठीक है, बोले सर ये वहां का सेब है, तो क्या इतने दिन चल जाते हैं? इनको सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ अम्लों का इस्तेमाल करते हैं। वो अम्ल हमारे कौन से होते हैं? फार्मिक अम्ल। लिख लीजिए फलों के संरक्षण हेतु। दूसरा लिखिए रबड़ में स्कंदन हेतु। रबड़ बेटा, रबड़, रबड़, रबड़ में स्कंदन में फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। तीसरा लिखिए जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, यानी जो जीवाणुनाशक होता है उसको बनाने में इसे भी मिलाया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फलों के संरक्षण में क्यों इसका उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है, फलों को सड़ने नहीं देता है, ठीक है। लिखिए चमड़ा उद्योग में। अगला लिखिए HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख गया। लिखिए इसका उपयोग औषधियों, इसका उपयोग औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक, रंजक व कपड़ा उद्योग में। मैंने आपसे कहा था कपड़ा उद्योग में बहुत से अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है।
आगे आते हैं, लिखिए इसी में ले, चमड़ा उद्योग में व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग होता है? HCl का। अलग से लिखिएगा, चमड़ा उद्योग व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में चमड़ा उद्योग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा ऐसे ही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि चमड़ा उद्योग व प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? HCl। ठीक है, अगर सिर्फ वो पूछता कि चमड़ा उद्योग में और कौन कौन सा किया जाता है तो सर हमारा कार्बोनिक अम्ल भी चमड़ा उद्योग में किया जाता है, लेकिन अभिकर्मक के रूप में नहीं होता वो। ठीक है, चलिए अगला डालिए, नाइट्रिक अम्ल। अगला डालिए नाइट्रिक अम्ल। देखो मैं आपसे बताऊं, ऐसे तो बहुत सारे उपयोग हैं। नाइट्रिक अम्ल आप लोगों ने कभी सुना हो? फटाका बनते सुना, फटाका, फटाके, लिखिए विस्फोटक में, काय में? विस्फोटक में। अच्छा, आप लोगों ने सुना हो बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए कोई हैवी एसिड डाला जाता है, तो लिखिए धातुओं के निछारण में। अगला लिखिए, फोटोकॉपी कराने गए कभी? फोटोग्राफी, फोटोकॉपी, वहां जो हमारे अम्ल उपयोग होते हैं वो कहलाते हैं फोटोग्राफी के लिए। अरे अम्ल कौन से कहलाते हैं भाई? नाइट्रिक अम्ल। बोलते क्यों नहीं हो? फोटोग्राफी में कौन सा उपयोग होता है? प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, व्यापम में ही आया हुआ प्रश्न है ये, 2017 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है। और ये ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? नाइट्रिक अम्ल। बेटा एक एक चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्टिव बन के कुछ भी आ सकता है। इस चैप्टर से केमिस्ट्री में एक प्रश्न या दो प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, हो सकता है पूरे पेपर में ही 4 नंबर केमिस्ट्री आए, लेकिन इस पोर्शन से, दूसरा कौन सा? आवर्त सारणी वाला पोर्शन, इन दो पोर्शन से केमिस्ट्री में प्रश्न ना आए ऐसा होता ही नहीं है कभी, कोई सा भी पेपर हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लिखवा रहा हूं इसमें। दूसरा लिखिए रॉकेट ईंधन में। ठीक है, आइए आगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो परीक्षा, अपन जो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें आता क्या है या पूछा क्या जाता है, ठीक है, आप लोग कैसे जज कर पाओगे कि हमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? बताइए आकाश बॉस, कैसे आगे बढ़ोगे बेटा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि परीक्षा में आता क्या है? भाई केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री तो आप अभी 11th-12th की किताबें उठा के लेके आ जाओगे तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, समझ रहे हो आप? उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इनको हम शॉर्ट तरीके से कैसे पढ़ें? ठीक है, इसका सबसे पहला आधार क्या है? आप सबसे पहले आज जाइए और एक प्रीवियस ईयर खरीद लो, इतना खर्चा हमें करना चाहिए। देखो ठीक है, एक प्रीवियस ईयर आप लोग खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर में क्या करिएगा, जैसे आपने आज क्या पढ़ा? केमिस्ट्री। क्या पढ़ा आप लोगों ने आज? केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग आज? एसिड वाला। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? तो केमिस्ट्री के चैप्टर में जाइएगा, वहां पे होंगे 10-12 टॉपिक प्रीवियस ईयर में। वहां पर देखिएगा एक अम्ल व क्षार वाला टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा? अब अम्ल व क्षार में आपके सन 2008 से लेकर 2021 तक के पेपर दिए हुए हैं उसमें। तो कहां से कहां तक दिए हैं? 2008 से 21 तक। तो हो सकता है कि इस अम्ल व क्षार में आपको लगभग 150, 200 या 250 या 50 जितने भी मिल जाएं। अगर 50 ऑब्जेक्टिव हैं तब तो आप पूरे लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सर इसमें तो 400 ऑब्जेक्टिव हैं, तो क्या कीजिए कि साल 2021 में, अभी इसी साल 21 और 22, 21 और 22, तो 22 के पेपर भी मार्केट में आए नहीं हैं, 21 के पेपर आ चुके हैं। तो साल 2021 में जो जो पेपर हुए हैं, साल 2022 में भी जो पेपर हुए हैं, जैसे मैं आपसे बता दूं, एक आपका कृषि विभाग का पेपर हो चुका है, ठीक है, एक स्वास्थ्य विभाग का पेपर आपका हुआ था, सिपाही वाला पेपर हुए हैं अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है ना। अरे उनकी साइंस और देख लोगे ना धुआं छोड़ जाएगा, इतनी हार्ड साइंस आई थी उसकी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर में 2021 और 22 ये इनके क्वेश्चंस देखिए। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज अपन अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब तो हो गया। अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे,
मैं आपको पहले से बता दूंगा कि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके प्रश्न देखकर आइए ताकि आपको पता तो चले कि हमें क्या पढ़ना है वास्तविकता में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। जिसके उदाहरण में इतने लिखवाते जा रहा हूं कि आपके महत्व के हैं या नहीं, ये चीज को आपको पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, अब जब भी हम यहाँ पढ़ने आएंगे, आप लोग भी जो ऑनलाइन हमारे इस चीज को पढ़ रहे हो लेक्चर्स को, तो ध्यान दीजिए, सफलता के लिए जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम कैसे सफल होंगे। पढ़ने के लिए तो देखिए किताब इतनी मोटी होती, पूरी किताब पढ़ती रहिए, लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमें सारमय क्या पढ़ना है, तो आप हो सकता है सफलता पाने के थोड़ा नजदीक और पहुंच जाओ, ठीक है। तो अब जब आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठेंगे या आज आप लोग घर जाएंगे, तो आपको जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसे क्या पहला टॉपिक क्या था बेटा अपना, केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कौन किसका साइंटिस्ट है, कौन किसका जनक है, ठीक है। दूसरा पदार्थ वाला, दूसरा कौन सा, पदार्थ वाला, यानी पदार्थ में भौतिक स्टेट और उसकी केमिकल स्टेट। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा है मैंने, विलयन, ठीक है। और आज चौथा टॉपिक क्या पढ़ा है मैंने आपको, अम्ल क्षार व लवण। तो इन चारों के ऑब्जेक्टिव, अब तो दिवाली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी होती है जिनकी नौकरी चाकरी होती है उनके लिए, होती तुम्हारे लिए भी है, घर में मम्मी पापा की हेल्प करवाओ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन 4 टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। अब हमारी जब भी क्लास लगेगी पहले लगातार इन 4 टॉपिक्स के टेस्ट होंगे, ठीक है। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए, युद्ध लड़ने जा रहे हो तो हथियार लेकर जाओ, ठीक है, बिना हथियार के चले कुटकुटा के लौटोगे, है नहीं, थोड़ा ध्यान दो यार। चलो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन में लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहां करते हैं बेटा हम, पेट्रोलियम के शोधन में। लिखिए, संचायक बैटरियों में, आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, ठीक है, उसमें पानी टाइप का डला होता है, एक पानी देखा होगा आप लोगों ने बैटरी में, उसमें देखा होगा आपने वो एनोड क्या और वो लगे होते हैं, कैथोड लगे होते हैं, वहां जो नीचे लिक्विड भरा होता है ना वो H2SO4 ही होता है, ठीक है। और लिखिए, नाइट्रोसेल्यूलोज के उत्पादन में, लिखिए नाइट्रोसेल्यूलोज के उत्पादन में, साबुन होता है बेटा, साबुन, साबुन, साबुन उद्योग में, लिख लो साबुन उद्योग में, वर्णकों, प्रलेपों व रंजकों में, वर्णक, प्रलेप और रंजक, अगला लिखिए ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा, बहुत से लोगों को कलरफुल टी शर्ट पहनने का बहुत शौक होता है, देखा होगा आप लोगों ने, एकदम वो गोवा वाले बीच वाली शर्ट होती है ना, जो वैसी टी शर्ट पहनने का शौक होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा रंग कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, ये महोदय लेके आते हैं। कौन लेके आता है, ऑक्जेलिक अम्ल। लिखिए, कपड़ों की रंगाई व छपाई में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कभी निकल रहे होते हैं, हमारे पुराना लोहा या कुछ रखा होता है, व्हाइट शर्ट में जंग लग जाती है, क्या लग जाता है, व्हाइट शर्ट में जंग लग जाती है, ठीक है ना। कई बार अपन देखते हैं, अपन लोग पेन से लिख रहे होते हैं और ऐसे हाथ करते हैं तो स्याही आ जाती है, तो इसकी धुलाई के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो लिखिए, कपड़ों से स्याही व जंग के दाग हटाने में, चमड़े के विरंजन में। समझ में आ रहा है अब तक जितना पढ़ाया, कोई डाउट है क्या इसमें आप लोगों को, तो बताइए। चमड़े के विरंजन में, ये लिख लीजिए, लिख जाए तो टन बना। अच्छा, अपन ने इसका स्टार्टिंग में वो लिख लिया था, यह शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट बायल वाला लिख दिया था। अच्छा, नहीं लिखा, अच्छा एक सबसे पहले लिखा है, एक काम करो, थोड़ा सा हेडिंग डालो छोटी सी, कोई बात नहीं, लिखो हेडिंग लिखो, हो जाता है कई बार बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी चूक है कि नहीं। लिखिए, अम्ल शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल, कौन, बायल बॉयल कुछ ही बोल दो यार,
ये महोदय जब आए तो इन्होंने क्या किया, हमें अम्ल की विशेषताएं बताई कि भैया ये जो खट्टी चीज है क्या है, अम्ल है। इन्होंने हमें क्या बताई, विशेषताएं। तो लिखिए, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया। दूसरा लिखिए, इन्होंने अम्ल की विशेषताएं बताई। अच्छा, होता क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग या कोई भी व्यक्ति एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने विशेषताएं तो बहुत अच्छे तरीके से बताई। इन्होंने क्या काम किए, पहला काम क्या किया, इन्होंने अम्ल शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, नाम इन्होंने। दूसरा, इन्होंने क्या बता दिया, इनकी विशेषताएं बता दी कि भैया ये ऐसा होता है, भैया ये वैसा होता है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज की, काय की, संरचना की। काय की बेटा, तो जब इन्होंने संरचना बताई कि भाई अम्ल की ऐसी ऐसी संरचना होती है, ठीक है, और जब अम्ल को हमने या वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक रूप से देखा, ठीक है, तो उतने संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो संतुष्ट करने के लिए इन महोदय के बाद एक और महोदय आए। लिखिए, लिखिए इसका नाम आरहेनियस। क्या, आरहेनियस। तो इन महोदय ने क्या किया बेटा, अम्ल की संरचना समझाई, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए अम्ल को विशेषताएं किसने बताई अम्ल की, रॉबर्ट बॉयल ने। और अम्ल को अम्ल की संरचना किसने समझाई, आरहेनियस ने जी ने, ठीक है ना। ठीक, ये छोटी सी चीज लिखवानी थी, लिख लिया आप लोगों ने। क्या टाइम हो गया आपका, कंप्यूटर क्लास का है, ठीक। थोड़ा सा कंप्यूटर क्लास को आगे पीछे करवाओ, क्योंकि आप ऐसे में बहुत सी चीजों का लॉस हो रहा है आपका, समझ रहे हो आप। रेगुलर क्लासेस का लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, 1 तारीख वाला बैच, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 से 6 में न्यू बैच जो अपना चालू होने वाला है ना, वो दोपहर में ही होगा, ठीक है। वैसे तो अपने 3 टाइम में होने वाले हैं, वो सुबह भी रहेगा, दोपहर में भी रहेगा। ये जो पुराना बैच है, ठीक है, शाम में आ जाएगा। तो ये अपने 3 अलग अलग टाइमिंग में बैच आने वाले हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब हम समझते हैं क्षार। क्या समझते हैं, मैंने आपको क्या समझाया था कि अभिक्रिया में जब H धनायन, ठीक है, तो क्या होगा, अम्ल, और OH ऋणायन तो बस, तो क्या है, लिख लो। क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। लिख गया, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेलकम। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना चाहें तो इसका छोटा सा नाम होता है NaOH, लिख लीजिएगा NaOH, ठीक है। इसके उदाहरण लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में प्रयोग किया जाने वाला कास्टिक सोडा, साबुन में प्रयोग किया जाने वाला कास्टिक सोडा। दूसरा लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, दूसरा क्या है बेटा, पहला वाला क्या था हमारा, कौन सा साबुन था, ये कौन सा है, स्नान करने वाला साबुन, लिख लीजिए स्नान करने वाला साबुन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बचपन में छुई किसने किसने खाई है, चूना, छुई, तंबाकू खाता है कोई, नहीं खाते, कोई बात नहीं, लिख लो पुताई के लिए प्रयोग में आने वाला चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी आप लोगों ने घर जब बनता है
तो ईंट के बाद छपाई हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो एक चूना टाइप का रखा रहता है, एकदम पानी में दूध टाइप का रंग रहता है उसको, है ना। उसकी चाय मत बनाना, क्यों? क्योंकि वो दीवार में पोतने के लिए होता है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नंबर 4th, इनकी शॉर्ट नेम लिखते जा रहे हैं बेटा, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम ये क्या करता है बताइए? किसी भी पदार्थ में, हाँ बोलिए 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 बोलिए, देखिए गलत हो गया सही, दो ही चीज होंगी ना, तीसरा कुछ नहीं होता है, बता दीजिए, बताइए जो मन में आया उसको निकालिए। हाँ हाँ बताइए बताइए। पदार्थ की अम्लता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग अभी मार्केट में जाओगे, ठीक है, सैलून में जाओगे तो आप देखना वो स्पा वाली मैडम या पार्लर वाली मैडम आपसे क्या बोलेगी, मैम आपके बालों में जो मैं कलर लगाऊंगी ना अमोनिया फ्री रहेगा। वो क्या रहेगा? अमोनिया फ्री। मैडम आपके बाल नहीं झड़ेंगे, अमोनिया फ्री रहेगा, ठीक है ना। अब याद रखना जब भी बोले अमोनिया फ्री यानी वो क्या है? बालों को रंगने वाली चीज। लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमोनिया ना हो, अमोनिया तो होता ही है। हाँ वो कुछ विटामिन सी की चीजें और मिला देते हैं ताकि आपके बालों में मजबूती रहे। लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बालों को रंगने में प्रयुक्त किया जाता है। अब हमने अभी देखा कि जो हमारे अम्ल थे वो कैसे थे बेटा? कैसे थे वो? हाँ, स्वाद में खट्टे थे। तो क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। लिखिए क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अच्छा एक काम करो, एक छोटा सा एक टेबल बनवा देता हूं आप लोगों के लिए प्यारी सी। ऐसा लिखिए, ऐसा कीजिए, ठीक है, ओके। यहां हम लिखेंगे गुण, यहां लिखेंगे अम्ल के गुण, यहां लिखेंगे क्षार के गुण, ठीक है बेटा। हम यहां क्या लिखेंगे? गुण। यहां लिखेंगे अम्ल महोदय, कौन सी महोदय? और हम यहां लिखेंगे क्षार महोदय, कौन सी महोदय? ठीक है, तो पहले लिखिए अम्ल में पहला गुण है स्वाद। लिखिए स्वाद। तो लिखिए खट्टा, अम्ल में खट्टा, क्षार में कड़वा। अम्ल को आप देखिएगा, हमने अपन ने इतने सारे यूजेस इसके लिखे, ठीक है, अम्ल के इतने सारे यूजेस लिखे। क्षार के अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा लिखिए नीले लिटमस को लाल कर देगा। कौन? नहीं, इनमें, इन दोनों में डिफरेंस में लिखिए नीले लिटमस को लाल करेगा। कौन करेगा? अरे थपड़ा मारूंगा, अभी लिखवाया था ना अम्ल। लाल कौन करता है? अम्ल करता है लाल, ठीक है ना। तो लिखो नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है। अच्छा क्षार महोदय इनके क्या है? ठीक विपरीत। तो वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। नोट डाउन कीजिए, ये नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, ओके। जो अम्ल महोदय होते हैं, क्या होते हैं? जो अम्ल महोदय होते हैं। अच्छा अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाए तो अम्ल में क्या, अम्ल कैसा हो जाएगा? बताइए कैसा हो जाएगा? हम क्या करेंगे, हमने अम्ल के साथ क्षार मिला दिया। क्या मिला दिया? अभी अम्ल अपनी फुल अवस्था में था। एक आप सिंपल सा उदाहरण समझ लो, एक व्यक्ति को मैंने बुखार चढ़ा दिया, तो पहले वो ताकतवर बहुत था, लेकिन बुखार में वो थोड़ा सा कम ताकतवर हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम अम्ल में क्षार डालते हैं तो वो कम अम्लीय हो जाता है। नोट डाउन कीजिए। और क्षार कैसा हो जाएगा? ऑब्वियसली वो भी कम क्षारीय हो जाएगा।
अम्ल में लिखिए अम्ल धातुओं के संक्षारक होते हैं, धातुओं के संक्षारक। जी क्षार में लिखिए, देखो यहां पे साबुन कैसा होता है, ऊपर साबुन कैसा होता है, चिकना होता है ना, तो लिखिए क्षार फिसलन व साबुन की तरह चिकनी प्रवृत्ति का है। अब नीचे जब वापस आ जाइए ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट बंद कर दिया। स्वाद व स्पर्श पे आइए, फिर से लिख चुके थे अपन, अब सूचक पर क्रिया कीजिए। ये सूचक पर क्रिया क्या है समझते हैं, ठीक है। क्षार का दूसरा गुण, बोले ना यदा नाम तदा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं। जैसे राम है तो बहुत राम जैसा है। अब सूचक यानी बनी बात ये सूचना देता है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है, ठीक है। तो क्षार सूचक क्षार की उपस्थिति में विशेष रंग दिखाई देता है, यानी यह सूचना देता है कि इसमें किस प्रकार का क्षार उपस्थित है। लिखिए दिख रहा है, हमने पढ़ा था प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रबल क्षारक व दुर्बल क्षारक। तो बनी बात है, उसकी परिभाषा क्या थी प्रबल अम्ल की, जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, ठीक है। और दुर्बल वाले की परिभाषा क्या थी, जो आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से लिखिए प्रबल क्षार ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। देखो बेटा, अच्छा हाँ आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप तो अपनी शेर हैं। लिखिए उदाहरण में लिखिए, समझ गए ना, अपने जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं। ओके, उदाहरण लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय विलयन में पूर्णतया ये आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। देखो जहां भी तुम्हें पीछे OH लगा मिले वो क्या है, क्षार है, और जहां तुम्हें H और O अलग अलग मिल जाए एक ही उसमें तो वो क्या है, अम्ल है। जहां केवल H मिल जाए तो वो क्या है, अम्ल है। यानी या तो ये दो एक साथ होंगे या ये महोदय अकेले राज कर रहे होंगे, तो ये क्या है बेटा, अम्ल है। और अगर ये महोदय अकेले राज कर रहे होंगे तो क्या है, वो क्षार है। आगे चलिए, दुर्बल क्षारक। बनी बात है कि जब ये महोदय पूर्णतया आयनीकृत हो रहे हैं तो ये कैसे होंगे, आंशिक रूप से। परिभाषा मैंने आपसे बोला ना कि बहुत सी परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो उनके नाम में ही छिपी होती हैं, ठीक है। क्या है, प्रबल। यह विधायक जी प्रबल दावेदार हैं जीतने के, यानी हर चीज में वो हैं, हर व्यक्ति के घर में उन्होंने संपर्क किया है, ठीक है, हर व्यक्ति से उनके व्यवहार हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो उसी प्रकार से क्षार, जब ये प्रबल क्षार होता है तो ये सबसे पहली क्वालिटी इसमें क्या होगी कि ये पूर्णतया आयनित हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्बल क्षार यदा नाम तदा गुण, आंशिक रूप से आयनित होगा, ठीक है। एनी डाउट, लिख लीजिए, दोनों के उदाहरण लिख लीजिए अच्छे से बैठ के बढ़िया इत्मीनान से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उदाहरण में लिख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा बेटा, दूसरा लिखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके प्रबल। और दुर्बल वालों के लिखिए अमोनिया हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
लिखिए, अच्छे से लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, घबराना मत। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब पीएच मान 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, और पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? जी, कम होता है तो क्षारी होता है और ज्यादा होता है तो अम्ल होगा, ऐसा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है इसका। जो आपने बोला उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अगर 7 से कम है पीएच मान, ठीक है, ठीक है, कम होने पर ये क्या होगा? अम्लीय। ज्यादा होने पर ये क्या होगा? क्षारीय। इसकी मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, ऐसे मत लिखो, ठीक है, और अच्छे से याद करवा दूंगा। और आपको बहुत से जो पीएच मान पूछे जाते हैं परीक्षा में कि लार का क्या होता है, खून का क्या होता है, ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए लिखिए। एक काम करते हैं, कितना टाइम हो गया अभी? 1 घंटे तो हो गया होगा। इसी में चलने दें क्या?